तो मेरे साथ हैं जी वन एंड ओनली मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम अमजद साहब, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेजर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने बहुत जगह बताया कि आपने जो है वो आर्मी क्यों छोड़ी। हालांकि आपके जो मुखालफीन हैं वो ये कहते हैं कि आपको आर्मी से निकाला गया और तरह तरह के भोंडे इल्जामात आप पे लगाते हैं। तो क्या वजह है कि वो जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि आपको निकाला गया है, अगर उनमें सच्चाई होती तो वो कुछ ना कुछ अब तक वो गली मोहल्लों पे पाकिस्तान में लंदन में वो पोस्टर लगा चुके थे जी, ये वो सर्टिफिकेट है, हमने निकाला है। तो ये क्या वजह है, आपको क्यों निशाना बनाया जाता है कि ये आपको निकाला गया? अमजद भाई, ये जो इतनी जल्दी आपने कहा कि काम तो मैं पहले भी कर रहा था, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का इदारों के साथ मिलके। मैं तीसरी नस्ल पाकिस्तान फौज का ऑफिसर हूँ, थर्ड जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर हूँ। 20 साल 8 महीने 24 दिन मैंने नौकरी करने के बाद वॉलंटियरली रिटायरमेंट ली विद फुल अर्न बेनिफिट्स, फुल पेंशन, फुल बेनिफिट्स के साथ। और उसके बाद भी पाक फौज के साथ मैं कारोबार भी करता रहा और वॉलंटियर हैसियत के अंदर भी पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का तर्जुमान रहा। और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर अपनी जेब से खर्चा करके मीडिया सेल बना के लड़ता रहा। मैं हाइब्रिड वॉरफेयर जेब से खर्चा मैं इसलिए कर पाता था कि मेरा कारोबार फौज के साथ था। डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी का मैं लैंड प्रोवाइडर के तौर के ऊपर काम कर रहा था, तो पैसा मैं काफ़ी कमा रहा था। तो उसी पैसे में से अपनी कौम के ऊपर लगा रहा था। मेरा ख्याल है मेरी कौम का हक है और मैं हक अदा कर रहा था। मेरे खिलाफ ये लोग उस वक्त हुए जब रजीम चेंज ऑपरेशन बाजवे ने, जिसके लिए करप्शन कोई मसला ही नहीं है, जिसने, और उसके बाद जब हमने करप्शन करप्शन का शोर मचाया तो इसने अपने जनरल ऑफिसर्स को, कोर कमांडर्स को, पीएसओ को कहा कि क्या सबको बताओ करप्शन करप्शन करते रहते हैं, करप्शन कौन सा मसला है। और उसके बाद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजहर अब्बास ने एसएसजी कमांडोज के साथ खिताब करते हुए बोला कि यार, ये करप्शन करप्शन कुछ नहीं होती, हमें करप्शन करप्शन मत बोला करो। उन लोगों को जो अपनी जान हथेली पे रख के जज्बा ईमानी की खातर पाकिस्तान के लिए रोजाना की बुनियाद पर जान देते हैं, इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि करप्शन करप्शन कोई कुछ भी नहीं होती। इन्होंने ये भी कहा कि मेरी अपनी करप्शन के बारे में आपको नहीं पता क्या। तो इस जब इस तरह की बातें होने लगी तो मैंने अपना फर्ज जाना कि मैं इसके खिलाफ बोलूं। मुझे जनरल बाजवा के ससुर ने, जनरल एजाज अमजद ने कहा कि तुम पागल आदमी हो, तुम्हारा हजारों करोड़ का, 1500 करोड़ का मेरा कारोबार था डीएचए के साथ लैंड एक्विजिशन का। अल्लाह ने मुझे चॉइस दी कि या मैं दज्जाल को सजदा करता या मैं लड़ पड़ता। अल्लाह को भी पता था इसने लड़ना इसकी जीन्स में शामिल है, मैं लड़ पड़ा और मैं आज दिन तक लड़ा हूँ। मैं वॉलंटियरली रिटायरमेंट, मेरे ही ऑर्डर्स को तोड़ मरोड़ के पेश करके कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो इतनी जल्दी पजीराई अवाम के अंदर मिली वो इसलिए मिली कि हक और सच बात की अपने अंदर इतना वजन होता है कि वो सीधा दिल पे असर करती है। अच्छा मेजर साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप जिस हालत में पाकिस्तान से आए, आपकी वालदा की हमने वो वीडियो देखी, माशाल्लाह उन्होंने बड़ी दलेरी से और बड़े जबरदस्त वो डायलॉग थे जो वो बोली। उससे हमें इस बात का तो अंदाजा हो गया कि आपने किस माँ का दूध पी रखा जब आप एक इंस्टीट्यूशन का हिस्सा थे। और उस इंस्टीट्यूशन के अंदर जैसे एक घर होता है, उसके अंदर एक बाप होता है। अगर उस बाप के अंदर कोई कमी कमजोरी या कोई ऐसी चीज है और आप बेटे हैं और आप बाहर जाके लोगों को पेट से कपड़ा उठा के बताएंगे कि यार देखो ये बात है, ठीक है। मेरा अगला सवाल इससे रिलेटेड है। लेकिन दूसरी तरफ सेम चीज ये है कि अगर आपके अंदर कोई ऐसा मसला है और आपको कोई ऐसी बीमारी है, तो क्या आप अपने मुआले से या अपनी दाई से अपना पेट छुपाएंगे? क्या उससे मसला हल हो जाएगा? अब इसका आंसर दे दें आप दोनों। देखिए अमजद भाई, बात यह है कि 1951 में, 51 में फैज अहमद फैज को 4 साल कैद रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस में डाल के उन पर गद्दारी का ठप्पा लगा दिया गया। उसके बाद हबीब जालिब को भी गद्दार कहा गया, लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया गया, ठीक है। उसकी, ये मैं पाकिस्तान की मुख्तसर सी तारीख आपको बता रहा हूँ। हबीब जी जालिब को गद्दार कहा गया क्योंकि वो जमहूर का शायर था, उसने जी। दस्तूर लिखी, ठीक है। उसके बाद अहमद फराज को जायल कहा गया, कायद आजम की हमशीरा फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहा गया, क्या कुछ नहीं कहा गया। मुजीबुर रहमान को गद्दारी का ठप्पा लगा के आधा मुल्क तोड़ दिया गया। और भुट्टो जब बोलना शुरू हुआ तो भुट्टो साहब को भी जो है वो फांसी लगा दी गई। उनकी बेटी ने जिस वक्त जो है वो इनके खिलाफ इनकी बात नहीं मानी तो उनको भी रास्ते से हटा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट, और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट फौज नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट आपका सिविलियन ब्यूरोक्रेट है, आपका क्लेप्टोक्रेसी पूरी की पूरी जो है ना, वो आपका सिविलियन ब्यूरोक्रेट हो गया, आपका टॉप का बिजनेसमैन हो गया, आपका टॉप का जज शामिल हो गए, मीडिया पर्सनल आपके टॉप टॉप के शामिल हो गए और आपके जर्नल भी शामिल हो गए। ये सब मिलके क्लेप्टोक्रेसी का निज़ाम बनाते हैं। ये इस एस्टेब्लिशमेंट को भी इसी तरह बनाया गया है।
इसके खिलाफ जिसने जब जब आवाज़ उठाई, उसको गद्दार कह के या तो खामोश करा दिया गया, या जेल में डाल दिया गया, या उसको मार दिया गया अरशद शरीफ शहीद की तरह। जी। तो यहाँ पे चौधरी साहब फिर बात ये बनती है कि कोशिश तो मेरी वालिदा ने सबसे पहले जनरल बाजवा को ही खत लिखा, और वो खत भी मेरी इस वक्त ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर पिन ट्वीट के ऊपर आपको मिला नज़र आ जाएगा। उनसे सबसे पहले बताया कि आप कुछ इंसाफ करें, लेकिन उस खत का जवाब ही नहीं आया। 4-6 महीने गुजरने के बाद भी जवाब नहीं आया। उसके बाद मैं तीसरी नस्ल पाकिस्तान फौज का ऑफिसर हूँ। 8 मेरे कज़िन्स इस वक़्त सर्विंग हैं, जिनमें जनरल ऑफिसर भी शामिल हैं। कोई मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा अल्लाह गवाह है कि मेरे मेरे सुनने वाले, आज से पहले भी अवाम मुझे 10 महीने से जानती है, इससे पहले पाक फौज मुझे जानती थी। मैं इन्फ्लुएंसर कैटेगरी के अंदर पाक फौज के अंदर इन्फ्लुएंसर था, और आज भी हूँ। पाक फौज का जवान और यंग ऑफिसर और ऑफिसर मुझे सुनता है, और मेरा मद्दाह है, सबसे पहले था भी और आज भी है।